तो नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं क्लास 8th में साइंस का चैप्टर 12th, जिसका टॉपिक है घर्षण, अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रैक्शन। दोस्तों, हम पृथ्वी पर चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, भाग पाते हैं या कोई वाहन चला पाते हो, चाहे बाइक हो, बैलगाड़ी हो, ट्रेन हो, सब घर्षण के माध्यम से ही चलते हैं। आपने देखा होगा, आप स्लीपर पहनते हैं अर्थात चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं। आप जब उनको यूज करते कुछ समय बाद उनके जो तले होते हैं वह घिस जाते हैं। गाड़ियों के टायर घिस जाते। क्यों घिस जाते हैं? ये सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होते हैं, घिस जाते हैं। आपने बरसात में देखा होगा कि बच्चे दौड़ रहे, भाग रहे तो वो गिर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। क्यों स्लिप कर जाते हैं? क्योंकि उस एरिया में घर्षण जो होता है वह कम होता है। घर्षण से हीट भी उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि गाड़ियों में कुछ पार्ट्स में तेल डाला जाता है, मोबिल डाला जाता है, ग्रीस लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है ताकि उन पार्ट्स के बीच में जो घर्षण है वह कम कर दिया जाए, ताकि वो पार्ट्स कम घिसे और लंबे समय तक स्मूथली वर्क करें। दोस्तों, इस चैप्टर के साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना 12th चैप्टर साइंस का घर्षण। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है, आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया हो, अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? चित्र 12.1 में किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन हो जाता है? ये देखिए, आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे। 12.1, जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर पड़ता है। दोस्तों, वह इसलिए गिर पड़ता है क्योंकि उसके पैरों में और उस केले के छिलके के बीच में घर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण वह स्लिप कर जाता है। इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर भी पाएंगे। देखिए, अब हम लोग देखेंगे घर्षण बल। क्या देखेंगे? घर्षण बल देखेंगे। उसके अंतर्गत देखेंगे क्रियाकलाप 12.1। मेज पर रखी किसी पुस्तक चित्र 12.2 को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती, अर्थात कुछ दूर चलती है और वह ऑटोमेटिक रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। वो मैं आपको चित्र 12.2b में दिखाऊंगा। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, चित्र ए नंबर में हमने एक बुक को धक्का दिया और सम टाइम्स आफ्टर क्या हुआ, ये रुक जाती है। चित्र 12.2 ए तथा बी में घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध करना। हम लोग रनिंग भी घर्षण के माध्यम से ही करते हैं। इवन जितनी भी चीज़ें पृथ्वी पर चल रही हैं, सारी की सारी घर्षण के माध्यम से ही लगभग मूव करती, एक दो अपवाद को छोड़कर। आपने देखा, यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाएं।
घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो घर्षण को प्रभावित करते हैं, अर्थात घर्षण बल को भी प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 12.2। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए, ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींच दीजिए। चित्र 12.3 के अंतर्गत आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। देखिए चित्र 12.3, कमानीदार तुला द्वारा ईंट को खींचा जा सकता है। तो आप देखें क्या उस पर फर्क पड़ता है। ऐसे आप ईंट खींचे या ज़मीन पर उसे खिसकाएं तो क्या घर्षण की वजह से उसकी ईंट की जो तली होती वह घिसने लगती है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते। बिल्कुल दोस्तों, जब हम उस ईंट में पॉलीथीन लपेट देंगे तो उसकी जो घर्षण है, घर्षण बल है, वह कम हो जाएगा, वह ईंट आराम से खिसक जाएगी। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है। ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया। देखिए प्लास्टिक की अपेक्षा जो जूट होता है उसमें घर्षण बल अधिक होता है। उसे लपेटेंगे तो इतनी आराम से उसे आप घसीट नहीं सकते, मतलब ईंट को। अगर प्लास्टिक लपेटेंगे तो ईंट को आराम से घसीटा जा सकता है। अब देखेंगे कमानीदार तुला। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके आशंकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। देखिए ये रही दोस्तों कमानीदार तुला। आप लोग आराम से देखिए, ये है कमानीदार तुला। क्या है, कमानीदार तुला इसको कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 12.3। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। चित्र 12.4 में अभी आपको दिखाएंगे हम। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट करना है। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा देना है। ये सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट ना हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर कीजिए। चित्र 12.4 में देखना है। ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। देखिए चित्र ए में आप ये रहा चित्र, नीचे से देखिए 12.4। पेंसिल सेल विभिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न दूरियां तय करती, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। मेज में ज़्यादा दूर तक जाएगी और जब कपड़ा बिछा देंगे तो कम दूर तक जाएगी, क्योंकि जो घर्षण बल है वह बढ़ जाएगा, अर्थात घर्षण बढ़ जाएगा। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को भी आप कर सकते हैं। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं, इसका कारण जानने का हमें प्रयास करना है और अपना जो रिजल्ट है उस पर भी डिस्कशन करना है। क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता। बिल्कुल दोस्तों, जितना चिकना होगा उसमें उतना घर्षण कम होगा। जितना कम चिकना होगा, जितना सतह खुरदरी होगी, उसमें घर्षण क्या होगा, अधिक होगा। मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट कर करूँगा। रेगमाल क्या होता है, जंग को छुटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसकी सतह काफ़ी खुरदरी होती है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। चित्र देखेंगे 12.5। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं
तो हमें इस अंतःबंधन, जिसको इंग्लिश में इंटरलॉकिंग कहते हैं, पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है और उसे खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रूक्ष हो, रूक्ष का मतलब होता है खुरदरे, अर्थात जिसकी सतह खुरदरी हो वह रूक्ष कहलाएगा। हो तो घर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। अब आप लोग देखेंगे चित्र 12.5 पृष्ठीय अनियमितताएं। पृष्ठ का, पुस्तक का पृष्ठ भाग देख रहे हैं और मेज का पृष्ठ भाग देख पा रहे हो किस तरीके से है। दोस्तों, हमने यह भी सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस पर समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, चित्र 12.6 बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है क्योंकि वो जमीन के साथ टच में है और घर्षण कैसा, घर्षण बल अधिक है, तो क्या धक्का देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था, जैसा कि चित्र ऊपर 12.6 में मैंने अभी आपको दिखाया है। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है, विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल है। अर्थात कोई चीज़ लगातार स्पीड में है तो उसे आप बरकरार रख सकते हो, बट कोई वस्तु रुक जाए फिर उसे धक्का देकर आप बढ़ाओ आगे, फिर उसे गतिमान लगाओ तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब देखेंगे घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ गई है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा। जरा सोचिए, यदि घर्षण ना हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं। यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। अर्थात जो भी आप राइटिंग वर्क करते हैं, जो भी ऑफिशियल वर्क करते हैं जिसमें पेन पेंसिल स्केच मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, उनको चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखा जाता है, किसी भी बोर्ड पर लिखा जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, सभी पर जो पेन चलते, चाहे वो इलेक्ट्रिक पेन हो, मार्कर हो, चाहे चौक हो, खड़िया हो, सभी के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें घर्षण की ज़रूरत पड़ती है। आप चित्र देखिए 12.7 घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है। गड़ जाती कि नहीं गड़ जाती, अब देखेंगे। श्याम पट वाली बात मैंने आपको बता दी। इस प्रकार श्याम पट का मतलब होता है बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी आ जाएगा, वाइट बोर्ड भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले सारे बोर्ड इसमें आप बोल सकते हो। इस प्रकार श्याम पट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना होता तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती थी और ना ही उन्हें रोका जा सकता था और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी।
यदि वहाँ घर्षण न हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते, जैसा कि चित्र 12.7 में मैंने आपको ऊपर दिखाया, अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भी भवन निर्माण नहीं हो सकता है। ये देखिए चित्र हम आपको पहले दिखा देते हैं। चित्र 12.8 में घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं। क्या होते हैं? जूतों को जो तले होते हैं वह घिस जाते हैं। जूते हों, चप्पल हों, सैंडल्स हों, कुछ भी हो, क्या होता है? चलने से वह घिस जाता है। गाड़ियों के टायर में भी क्या होते हैं? टायर धीरे धीरे घिसने लगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती, चाहे वह पेंच, बॉल, बेरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों ना हो, जैसा कि चित्र 12.8 में आप लोग देख चुके हैं। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होंगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। देखिए दोस्तों, सर्दियों में सबके विद्यालय में सिखाया जाता है कि अपने हाथ को रगड़ें। क्यों रगड़ें? ताकि हाथों से उस घर्षण से, आपस में जब हाथ रगड़ते तो घर्षण की क्रिया होती और उस दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती, और उस ऊष्मा और ऊर्जा से हमारी शरीर को हीट मिलती और हमारी बॉडी जो है गर्म होती है। अभी आपको चित्र दिखाएंगे 12.9। आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है? चित्र 12.10 में अभी आपको हम दिखाएंगे। आपने यह भी देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा या हीट क्या होती है? उत्पन्न होती है। आइए दोस्तों, अब आप लोग चित्र देखें। चित्र 12.9 में हाथों को रगड़ने पर आप गर्मी अनुभव करते हैं। जैसा कि चित्र में एक बच्ची को आप देख पा रहे होंगे, एक छात्रा है जो हाथों को रगड़ रही है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र 12.10 में घर्षण के कारण माचिस की तीलों को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती। आप सभी लोगों ने माचिस जलाई होगी। आपने देखा होगा जब तीली रगड़ते हैं माचिस के साइड वाले हिस्से पर तो क्या होता? माचिस की तीली आग पकड़ लेती है। घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। अब देखेंगे घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। फ्रैक्शन कैसे में इंक्रीज करना और उसे डाउन करना है, अर्थात डिक्रीज करना है। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। कैसा होता है? वांछनीय होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों होती है? चित्र देखेंगे 12.11 ए में। खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं। इवन बाइक के भी कैसे होते हैं? बाइक के, स्कूटी के, सभी के जो टायर होते हैं, साइकिल के, सभी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनी रहे। अब आप लोग देख लो चित्र 12.11 ए में जूते देख सकते हैं आप। ठीक है, तला इनका कैसा होता है? खांचेदार होता है। बी नंबर में आप टायर देख रहे हैं। ये किसका टायर दिया गया? ये ट्रैक्टर का, बुलडोजर का टायर हो सकता है, जेसीबी का ट्रक, ये टायर हो सकता है। ये खांचेदार बना है ताकि ज़मीन से पकड़ कर ये आसानी से चल सके और घर्षण को बरकरार रखे। अब आगे देखिए, स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया क्या होता है? गति करना बंद कर देता है। आपने देखा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सकें। जिम्नास्ट वाले, बॉडी बिल्डिंग वाले ग्लव्स पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के पाउडर हाथ में लगाते हैं, अपने हाथों पर कोई रूक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें।
यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हमें उसे कम करना चाहिए। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं, चित्र 12.12 में देखेंगे। आपने ये नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं, जिसको आप लोग ग्रीस कहते हो। वो शुद्ध शब्द होता है ग्रीस। क्या होता है? ग्रीस होता है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के साथ लगाते हैं, आप देखिए चित्र 12.12 में घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पाउडर छिड़का गया। सभी लोगों ने, आप लोगों ने कैरम बोर्ड खेला होगा। जिन्होंने ना खेला हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। कैरम बोर्ड का एक पाउडर आता है, हम डालते हैं, फिर हम खेलते हैं तो जो उसकी जो गिट्टी होती है वो कायदे से मूव करती हैं। ग्रीस का क्या करते हैं? गतिशील पुर्जों के बीच में इसको लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। चित्र देखेंगे 12.13। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाषण काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है। गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। ग्रीस हो, तेल हो, मोबिल ऑयल इत्यादि चीज़ें। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। देखिए चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे 12.13। स्नेहक का प्रभाव, सतह फर्स्ट चिकनाई हो गई, सतह सेकेंड। अब जब बीच में चिकनाई हो जाएगी तो क्या है? घर्षण कम हो जाएगा और ये जो मशीन के पार्ट्स हैं वे जल्दी खराब नहीं होंगे। क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं, अर्थात उसकी सतह कुछ न कुछ खुरदरी होती है। अब देखेंगे पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। चित्र 12.14 में देखिएगा। ऐसा क्यों होता, आइए पता लगाएं। देखिए चित्र, आप एक सूटकेस देख पा रहे होंगे, इसको ट्रॉली बैग भी कहते हैं। तो देखिए किस तरीके से लोटन घर्षण कम करता है। आराम से ये पहिए लगे, इससे हम लोग आराम से उस सूटकेस को घसीट सकते हैं। अगर इसी जगह पहिए ना लगे हो तो सूटकेस को खींचने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 12.4। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए, चित्र 12.15 के अनुसार। अब पुस्तक को धकेलिए। आप ये पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोटनिक गति कहते हैं। जो एकदम कला खाते खाते जाए उसको हम लोग लोटनिक गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गति कराने से घर्षण कम हो गया है? तो क्या होगा? आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए। देखिए चित्र 12.15। रोलरों पर पुस्तक की गति। आपने बड़े बड़े पानी वाले जहाज़ देखे होंगे, नहीं देखे तो आप फ़ोन में यूट्यूब पर देख सकते हैं। उनको भी इसी टेक्निक के माध्यम से समुद्र में उतारा जाता है, जो बहुत बड़े होते हैं। जब नए लॉन्च होते हैं तब भी, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। दोस्तों, जो लोटा शब्द बना है वह लोटन जो शब्द बना वह लोटा से निकला है, जिसे हम लोटे को लुढ़काते हैं। इसी तरीके से इस टेक्निक का यूज करके हम विभिन्न प्रकार के भारी भारी चीज़ों को लुढ़का कर ले जाते हैं। लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है।
क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? पहिए की खोज किस पाषाण काल में हुई थी? नव पाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि, जिसको बोलते हब बोलते, कि बीच बॉल बेरिंग का उपयोग इसके समान उदाहरण है। चित्र 12.16 में देखेंगे। ये रहा, देखो दोस्तों, चित्र 12.16। बॉल बेरिंग घर्षण कम कर देता है। ये देखो साइकिल का रहा, ये बड़ी गाड़ियों का, या पंखा वगैरह आपने देखा होगा, जो सीलिंग फैन होता है, छत वाला पंखा होता है, उसमें यही प्रोसेस होता है। आइए अब देखेंगे तरल घर्षण। क्या देखेंगे? तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया जाता है। तरल मतलब होता है लिक्विड। अतः हम, देखो दोस्तों, अतः हम क्या करते हैं, कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। आपने देखा हो मछली किस तरीके से फटाफट पानी में स्विमिंग करती हुई आगे बढ़ जाती, क्योंकि उसकी बॉडी बनी होती। चेहरा देखिए पतला होता है, पूंछ उसकी पतली होती, बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा मोटा होता है, एक बेहतरीन शेप में होती है। आपने इन आकृतियों के बारे में क्लास 6 में पढ़ा है। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए, चित्र 12.17। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। ये देखिए दोस्तों, चित्र 12.17। एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति में समानता। देखो हवाई जहाज कैसे डिजाइन किया जाता है, जैसे पक्षी होता है उसी तरीके से, क्योंकि पक्षी हवा में उड़ेगा और जहाज भी हवा में उड़ेगा। अब जो पानी वाले जहाज होते, पनडुब्बी होती, वो कैसे डिजाइन की जाती? जो जल में रहने वाले जीव हैं उस हिसाब से तकरीबन मछली की आकृति के डिजाइन किए जाते, ताकि वो पानी में अच्छे से स्विमिंग कर सकें। ठीक है, आइए अब हमारा चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द। बॉल बेरिंग, कर्षण, कर्षण मतलब घर्षण ही होता है। तरल घर्षण, तरल क्या, लिक्विड घर्षण जिसको कहते हो। घर्षण, अंताबंधन, स्नेह क्या होता है, जो ग्रीस वगैरह गाड़ियों में यूज किया जाता है। लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण। दोस्तों अब वो वक्त आ गया है कि इस चैप्टर को हम फिर से रिवाइज करें, अर्थात पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया देखें। और अब तक क्या आपने सुना है, देखिए दोस्तों। घर्षण संपर्क में, आइए फिर से देखें। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के
युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी का संबंध यहाँ पर सांप की आकृति से दोस्तों है। वह कैसे गति करता है आप सभी ने देखा होगा। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रूक्ष मीन्स होता सतह को खुरदरा करना। रूक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ होता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी पूर्ति करनी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। पहला देखो का नंबर क्या दिया गया है। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। खाली स्थान पर गति आ जाएगी। खा नंबर देखो घर्षण पृष्ठों के खुरदरेपन पर निर्भर करता है। खुरदरेपन खाली स्थान पर आ जाएगा। गा नंबर देखो घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है तो खाली स्थान पर गर्मी आ जाएगा। घा नंबर देखो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, खाली स्थान पर कम आ जाता है। अड़ा नंबर देखो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता, खाली स्थान पर कम आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया। 4 बच्चों को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का चयन करना है। आप ऑप्शन देख सकते का खा गा दिए गए हैं। का में लोटनिक स्थैतिक सर्पी है। खा में लोटनिक सर्पी स्थैतिक है। गा में स्थैतिक सर्पी लोटनिक है। घा में सर्पिक स्थैतिक लोटनिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह गा नंबर हो जाएगा स्थैतिक सर्पी लोटनिक। क्या हो जाएगा? स्थैतिक सर्पी लोटनिक। दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो इसका हमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर की सूखा फर्श, समाचार पत्र पर एवं तौलिए पर। जी इसका तीसरे का नंबर एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। जब आरंभ कर देती इस पर लगे घर्षण बल की दिशा बताइए। तो जो घर्षण बल मैंने आपको पहले भी दोस्तों बताया था, जो घर्षण बल होता है वह पुस्तक के विपरीत दिशा में लगेगा। हमेशा आप किसी चीज़ को धक्का दो तो आप ताकत इधर से लगा रहे हो, उधर से भी तो कोई ताकत लगा रहा। जो उधर से ताकत लग रही है उसी को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर
आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। देखिए दोस्तों, फर्श पर चलना मुश्किल हो जाएगा। साबुन का पानी फर्श की अनियमितताओं को भर देगा। इस प्रकार घर्षण को काफ़ी कम कर देगा। पैर फर्श की सतह के साथ आवश्यक पकड़ नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार गिरने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। आप समझिए गिर ही जाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। खिलाड़ी कीलदार जूते, जिसको स्पाइक्स कहते हैं, जो स्पेशली एथलेटिक्स रनिंग में उपयोग इनका होता है, क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। कीलदार जूते जिनको स्पाइक्स कहते हैं घर्षण को बढ़ाते हैं और ज़मीन के साथ बेहतर पकड़ भी बनाते हैं। ये खेलते या दौड़ते समय खिलाड़ियों को फिसलने से बचाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी। कौन अधिक घर्षण का बल का अनुभव करेगा और क्यों? घर्षण बल सीधे वजन के अनुरूप होता है। भारी पेटिका हल्की पेटिका तुलना में फर्श की सतह पर अधिक बल लगाएगी और इसलिए अधिक विपरीत बल, जिसको हम घर्षण बल कहते हैं, का अनुभव करेगी। सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी कि सीमा को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसको धक्का देने के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? जब वस्तुएं स्थिर होती हैं तो वस्तुओं के बीच सतहों में अनियमितता का अंतर उस समय की तुलना में अधिक होता है। जब वस्तुएं गति में होती हैं तो उनकी सतहों के बीच कम परस्पर प्रभाव पड़ता है। आप मोटी बात समझो, कोई चीज़ रनिंग में है, स्पीड में, तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं, आप उसे और दौड़ा सकते हो, ठीक है, उसको धक्का देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कोई चीज़ रुकी है तो उसे धक्का देने में दोस्तों प्रॉब्लम होगी, अधिक बल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वह एक स्थैतिक ऊर्जा में स्थैतिक घर्षण ज़्यादा उसमें प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बल लग रहा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे मित्र के रूप में। घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती और इसका हम प्रयोग करते हैं। और दीवार की सतह पर कील और पेंच वगैरह हम किसके माध्यम से गाड़ते हैं? घर्षण के माध्यम से। बॉल बिंदु और पेपर सतह के बीच घर्षण के कारण हम लोग लिख सकते हैं, जो चाहें वो आराम से लिख पाते हैं। हम लोग जो चल पा रहे, दौड़ पा रहे, भाग पा रहे हैं, गाड़ियाँ चला पा रहे हैं, ये सब हम लोग घर्षण के कारण ही चला पा रहे हैं। अब देखो जी शत्रु कैसे है। तो जब ये घर्षण होता है तो विभिन्न प्रकार की मशीनें गर्म होती है, उनके पुर्जे खराब हो जाते हैं, और जब इनके पुर्जे खराब होने लगते हैं तो ईंधन की खपत अधिक करती, और जब इनको मेंटेन करते हैं तो इनमें अधिक हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, और घर्षण के कारण हमारे जूते, चप्पल, सैंडल घिस जाती हैं और फिर हमें नए लेने पड़ते हैं। तो एक प्रकार का शत्रु है। और विभिन्न प्रकार के जो वाहन हम चलाते हैं उनके टायर भी घिस जाते, खराब हो जाते हैं घर्षण की वजह से। ये इसके कारण रहे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। आइए दोस्तों इसका देखते हैं आंसर। तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण बल को ड्रैग या द्रव घर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग या द्रव। इंग्लिश में इसको लिक्विड फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। वायु द्रव घर्षण को दूर करने या कम करने के लिए वस्तुओं के अंग इसकी सतह को कम करते हैं, और वायु में उड़ने वाली जैसी भी जो भी एरोप्लेन, जहाज आप देखते हैं वह कैसी आकृति होती है? लगभग पक्षियों से मैच करती हुई होती है। यानी कुछ समय में गोलाकार आकार या चिकनी सतह के साथ अन्य सुव्यवस्थित आकार। हवाई जहाज, जेट, बारिश की बूंदों ने हवा के खिंचाव को कम करने के लिए घुमावदार सतह को सुव्यवस्थित किया है। अब दोस्तों हम आपको बता दें, जो चीज़ें पानी में चलती हैं, पानी में दोस्तों जो चीज़ें चलती हैं उनको भी कैसे बनाया जाता है? जो जलीय जीव होते हैं उनकी आकृति को देखकर समझकर। पनडुब्बी देखिए, पानी वाला जहाज़ देखिए, स्टीमर वगैरह देखिए, जो भी नाव देखिए, सब इसी पर निर्भर होते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एनसीईआरटी के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे।
दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी, पीसीएस सभी स्टेट का, पीजीटी, टीजीटी, सुपर टेट, रेलवे ग्रुप डी, सीबीटी 2, नवोदया, केंद्रीय विद्यालय, यूपी बोर्ड सभी के लिए ये रामबाण का काम करेगा। दोस्तों, ये बेहतरीन वीडियो है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।